हेलो एवरीवन, आई एम राहुल एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो कॉन्सेप्ट डिकोडर के प्लेटफॉर्म पर आज से मैं आप सभी के लिए एसएससी जे प्रीलिम्स में पूछी जाने वाली 50 नंबर की जो स्पेशली जीके है का पार्ट है उसे कवर अप करूंगा। और जीके के पोर्शन के अंदर अभी जो साइंस का पोर्शन है जहां से 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो बायोलॉजी वाला पार्ट है जहाँ से डायरेक्टली 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आज बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी को ये जो बायोलॉजी सीरीज है मेरी ना केवल इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए, बल्कि अदर एग्जाम्स जिनके अंदर भी बायोलॉजी आती है उन सब का भी एक कवरअप होगा। और इस सीरीज के बाद आपके किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो बस आपको सब ध्यान से देखना है और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है। मेरे जो पढ़ाने का तरीका होगा, पहले बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को बहुत ही सरल भाव में आपके डेली टू डे लाइफ से जोड़ करके समझाऊंगा, और इसके बाद उस टॉपिक से वेरियस एग्जाम्स में लाइक एसएससी जेईई हो गया और अदर जेईई की एग्ज़ाम में जहां बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हुए हैं उन्हें एक्सप्लेन ज़रूर करूंगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो सके कि जो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा है उससे क्वेश्चंस कर पा रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें मिस रहती हैं तो उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकेंगे। तो इस तरह से मेरे पढ़ाने का तरीका होगा, ओके। और हाँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो जैसा भी लग रहा है, आपके जैसे भी विचार हैं, जैसे भी दिल के आपके अरमान हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं समझ सकूं कि और अगले लेक्चर में मुझे क्या सुधार करना है और क्या चीज़ें मैं और ऐड कर सकता हूं, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सके। ओके दोस्तों, चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर फर्स्ट है बेसिक साइंस में बायोलॉजी पार्ट का, ओके। और आज पढ़ेंगे अपन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ओके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ एक पीडीएफ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का इंट्रो, ओके दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले बायोलॉजी है क्या चीज़, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल भाव में आपको समझाऊंगा, चीज़ें समझ में बस आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा वो मैं लास्ट में वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, या कि हम और कहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, पर फिलहाल अभी लेक्चर को आप ध्यान से देखते जाइएगा। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है भाई। स्टार्ट कर रहे हैं, नाम पता होना चाहिए, नाम के मतलब समझते हैं। देखो, बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब जिनके अंदर भी जीवन है, ऐसी थिंग इस पृथ्वी के अंदर, ऐसी थिंग जिनके अंदर भी जीवन है, उनको बोलते हैं अपन बायो थिंग्स, ठीक है, या बायो बोलते हैं। बायो का मतलब ये है लिविंग, लॉजी का मतलब है अध्ययन करना। तो ऐसी वस्तुओं का, ऐसी थिंग्स का अध्ययन करना जिनके अंदर जीवन है, हम उसे जिस ब्रांच में करते हैं उसे बायोलॉजी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि साइंस की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर हम लोग लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, जिनके अंदर जीवन है, ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। आती है जनक की बात। सबसे पहले इनके प्रणेता कौन है, इनके जनक कौन है? नाम आता है एक साइंटिस्ट का, अरस्तु, ठीक है, अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल साहब ही हैं बायोलॉजी के जनक। इन्होंने बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए इनको इनका जनक कहा जाता है। सबसे पहला काम इन्होंने किया एक्चुअली, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? जनक। तो क्वेश्चन पूछता है भाई जनक कौन है? अरस्तु बायोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो आप बताओगे अरिस्टोटल और अरस्तु, ठीक है। नामकरण किसने किया? बायोलॉजी जो टर्म दी है, ठीक है, देखो बायोलॉजी एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है, समझिएगा। पहले बायोलॉजी एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है, और इस वर्ड को दिया किसने है? तो इस वर्ड का जो दिया है आपका, दो साइंटिस्ट थे, नाम था लेमार्क एंड ट्रेनिवोरस, ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेनिवोरस। सर्वप्रथम जो ये बायोलॉजी टर्म दी थी इन्होंने ही दी थी। तो क्वेश्चन पूछता है, दोनों जगह से क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो नामकरण किसने किया? लेमार्क एंड ट्रेनिवोरस ने। जनक किनको कहा जाता है? अरस्तु साहब को। अब देखिएगा यहाँ से, बायोलॉजी को बेसिकली अपन दो शाखाओं में बांटते हैं, बायोलॉजी को भी दो शाखाओं में बांटते हैं। पहला है आपका जूलॉजी, दूसरा है आपका बॉटनी। समझिएगा ध्यान से, पहला है आपका जूलॉजी, दूसरा आपका बॉटनी। देखो, जू मतलब होता है जंतु, लॉजी मतलब वही अध्ययन करना, तो जंतुओं का जिसके अंदर अध्ययन करते हैं, जंतु मतलब एनिमल्स का, ठीक है, एनिमल्स का, वैसे एनिमल्स का जिनके अंदर जीवन है, अगर उनका अध्ययन करते हैं तो वो अपन करते हैं जूलॉजी वाले पार्ट में। समझ रहे हैं बात को? बॉटनी वाले पार्ट के अंदर अपन पादपों का अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसी ब्रांच को बोलते हैं अपन बॉटनी। बेसिक से अंतर समझ में आ गया होगा आपके, ओके। अब दोनों के जो जनक हैं वो अलग अलग हैं। जूलॉजी के जो जनक हैं, जूलॉजी के जो फादर हैं, वो आपके अरस्तु साहब हैं। मतलब बायोलॉजी के जूलॉजी वाले पार्ट के जनक हैं आपके अरस्तु साहब, और जो बॉटनी वाले पार्ट के जनक हैं उनका नाम है थियोफेस्टस, ठीक है। क्या नाम है इसका? थियोफेस्टस।
अच्छा, अब एक बात बताइए, इन्होंने बायोलॉजी के बारे में कुछ कुछ बताया, तो आपको पता कैसे चला? पहले तो कुछ ऐसा था नहीं कि आप गूगल पे लिख के पोस्ट कर दो, उसके ऊपर आर्टिकल लिख दो। तो क्या करते थे, पहले जब कोई साइंटिस्ट कोई चीज़ खोज करता था, उसे बताने के लिए, उसे दुनिया के को बताने के लिए उस पर एक किताब लिखता था, है ना, एक किताब के माध्यम से लिख के बता के चला जाता था। तो ऐसे ही अरस्तु साहब ने एनिमल जूलॉजी के ऊपर, ठीक है, जूलॉजी के ऊपर, एनिमल के ऊपर उन्होंने स्टडी करी और एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या नाम था भाई? हिस्टोरिया एनिमिलिया। नाम याद रख सकते हो, एनिमल से रिलेटेड तो एनिमिलिया। ऐसा पूछा जाता है कि जूलॉजी पर अरस्तु साहब ने कौन सी किताब लिखी, तो नाम बताओगे आप, हिस्टोरिया एनिमिलिया का। परफेक्ट। इस हिस्टोरिया एनिमिलिया बुक के अंदर उन्होंने क्या क्या बताया, तो उन्होंने किसी जंतु की, किसी एनिमल की मॉर्फोलॉजी का वर्णन किया। मॉर्फोलॉजी का मतलब उस देखने में कैसा है, उसकी बाहरी संरचना कैसी है, इस चीज़ का वर्णन किया। किसके अंदर? मॉर्फोलॉजी के अंदर। दूसरी चीज़ एनाटॉमी का वर्णन, एनाटॉमी के बारे में बताया। एनाटॉमी मतलब होता है कि उसकी आंतरिक संरचना, वो अंदर से कैसा है ना, उसको काट पीट के देखेंगे तो कैसा दिखता है, तो ये हो गई आपकी एनाटॉमी। तीसरी चीज़ बताई फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी का मतलब वो कार्य कैसे कर रहा है, उसके रहने सहने का तरीका कैसा है, इन सब चीज़ों को बताया फिजियोलॉजी के अंदर। तो मुख्यतः 3 चीज़ों का वर्णन किया अपनी इस बुक के अंदर। क्लियर ना? पॉइंट क्लियर है जी? आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका प्लांट वाले के अंदर, यानी कि बॉटनी के अंदर जो थियोफेस्टस साहब थे, इन्होंने अपने ज्ञान को, अपने बॉटनी में जो ज्ञान था उनको एक बुक के अंदर बताया जिसका नाम था आपका हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, बेसिकली एक किताब लिखी थियोफेस्टस साहब ने, उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉटनी पर लिखी गई थियोफेस्टस साहब के द्वारा पहली किताब कौन सी थी, तो आप बताएंगे क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका इंट्रो। अब आगे चलते हैं। अब देख, मेरे तो यही है ना कि बायोलॉजी के अंदर करने के वाले हैं, चाहे वो जियोलॉजी वाला पार्ट हो चाहे बॉटनी वाला पार्ट हो, मुख्यतः बायोलॉजी के अंदर करने के वाले हैं कि भाई लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनके अंदर जीवन है, उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार, उनकी कार्य करने की शैली के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुद्दे की बात ये है। ठीक है, मान लिया बात को। किसको कहेंगे साहब आप जियोलॉजी? किसको कहेंगे कि कोई जिंदा है? बताओ, परिभाषा क्या है कि किसको कहोगे आप कि वो एक लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ऑर्गेनिज्म बोलूँ क्योंकि साइंटिफिक भाषा है, तो इसको मैं अगर ऑर्गेनिज्म बोलूँ तो किसको बोलोगे आप? तो बताइए किसको कहेंगे आप? तो देखिए, उसके लिए कुछ स्पेशल विशेषताएं होती है। जैसे मैं बोलूँ आप जिंदा हो, तो आप कुछ ऐसा कर रहे होगे तो जिंदा हो, है ना? नहीं, मतलब वो फिल्मी डायलॉग अलग चीज़ है ना, कि जिसका ज़मीर जिंदा है वही जिंदा, वो अलग चीज़ है, वैसे नहीं समझना। रियल में साइंटिफिक भाषा में समझें तो आप किसको कहेंगे कि वो एक लिविंग थिंग्स है? तो देखिएगा, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला चीज़ है आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर एक कोश की संगठन हो। ठीक है, एक कोश की संगठन हो, जिसके अंदर भी एक कोश की संगठन होता है, उसी को अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सही बात है भाई, मान लिया बात को। क्या है भाई सेल? बहुत छोटी सी बात है। सेल क्या है, कोशिका क्या है, ये बता दो साहब आप पहले। कोश की संगठन बात की बात है, पहले सेल बता दो। तो देखो, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है सेल। समझ रहे हो बात को? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, छोटी सी इकाई है आपकी सेल। आगे बात समझ में? ठीक है, जिसको अपन कोशिका बोलते हैं। अब देखते हैं, छोटी सी, सबसे छोटी यूनिट हो गई आपकी सेल। कई सारे आपके जो सेल्स मिल करके, या कि ग्रुप ऑफ सेल बोलूँ मैं उसको, तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं आपके? टिश्यू, जिसको अपन बोलते हैं ऊतक। कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल करके बनाते हैं आपके ऑर्गन्स। सही है, कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को बोलते हैं अपन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे आपका स्केलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, ये कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके आपकी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, या एक जीव बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस प्रकार सबसे छोटी यूनिट हो गई सेल, और ऐसे ही सेल से जुड़ते जुड़ते आपका क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार एक छोटी यूनिट है आपकी सेल। ओके, तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनिज्म पाया ही जाएगा, सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, कोशिका का संगठन पाया ही जाएगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। अब बात कर लेते हैं, ये जो आपकी सेल है ये होती कितने प्रकार की है? ये जो सेल है ये होती कितने प्रकार की? तो देखो, ये जो आपकी सेल है ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है। बेसिकली 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा आपका यूकैरियोटिक। समझिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, पर यहाँ पास ये न्यूक्लियस से मतलब नहीं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से मतलब है। देखो, न्यूक्लियस मतलब ये होता है कि जहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म का संपूर्ण
पोषण या संपूर्ण चीज़ें संकेंद्रित होती है, एक सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, उसके चारों तरफ एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक एक ऐसी कोशिका है, एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो अब्सेंट होती है। पहली चीज़, या तो पाई भी जाएगी तो टूटी फूटी होगी, जिसको बोलते हैं रूडिमेंट्री होगी। ठीक है, या तीसरी चीज़ प्राचीन हो सकती है, प्रिमिटिव हो सकती है। तो तीन कंडीशन, या तो नहीं पाई जाएगी, या तो पाई जाएगी तो प्रिमिटिव होगी, या तो रूडिमेंट्री होगी। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। समझ गए बात को। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है ये है आपका बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, अब बैक्टीरिया के बारे में एक चीज़ और बता दूं। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी बनी होगी ना, आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व, तो जो पहला जीव आया है आपके इस पृथ्वी पर पानी के अंदर, पानी में ही जीवों का जन्म हुआ है ना, ठीक है, पानी के अंदर ही हुआ। तो जो पहला जीव आया है, पहला ऑर्गेनिज्म आया है, वो आपका बैक्टीरिया आया है। फिर इवोल्यूशन होते होते इतने सारे जीवों का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसका रीजन बताऊंगा, अभी वेट करिए थोड़ा सा। अगले सेल के बारे में बात करते हैं। अगला सेल है आपका यूकैरियोटिक सेल। अगला सेल है आपका यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक के अंदर इसका जस्ट अपोजिट होता है कि भाई प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अच्छे से प्रेजेंट होती है, विकसित प्रेजेंट होती है। ठीक, वहाँ पे क्या था, विकसित नहीं थी, यहाँ पास विकसित होगी, टूटी फूटी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एल्गल सेल हो गई, एल्गी के अंदर जो सेल पाई जाती है। दूसरा फंगल सेल हो गई। ठीक है, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी अलग चीज़ है और एल्गी अलग चीज़ है, समझिएगा बात को, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आपका उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और जो एल्गल होते हैं, जो एल्गीज होते हैं, उनके अंदर आपका यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद होगी आपकी फंगल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो इनके अंदर जो सेल पाई जाती है वो सारी आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। क्लियर बात ना? ठीक है जी, अब आगे आ जाइएगा, इतनी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं अभी बता रहा था कि भाई जो बैक्टीरिया है आपका, ऐसा माना जाता है ना कि सबसे पहला जो आपका ऑर्गेनिज्म आया बैक्टीरिया, फिर एवोल्यूशन होते होते आपका और अदर हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया के बाद फिर एल्गी बना है। तो बैक्टीरिया से जब हम एल्गी की तरफ जा रहे हैं तो बीच में ही कहीं पास आपको ब्लू ग्रीन एल्गी मिल गया। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया से इवोल्यूशन जब एल्गी की तरफ हो रहा था तो बीच में कोई एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ पास ये पहले ब्लू ग्रीन एल्गी में कन्वर्ट हुआ होगा, देन इसके बाद जाके वो एल्गी बना। तो ऐसा कहते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया बोल रहे हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में। ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ तक बात हो गई, अब बात आती है अगली की, ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म आपका बन गया, सेल के बारे में हमने पढ़ लिया। ऑर्गेनिज्म बताओ कितने प्रकार का होता है, सीधी सी बात, ऑर्गेनिज्म जो जीव है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है भाई, तो देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है यूनिसेल्युलर, दूसरा है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक ही सेल प्रेजेंट हो, केवल एक ही सेल प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे अपन यूनिसेल्युलर। और ऐसे जीवों के अंदर जब ये जनन करते हैं या अपने समान ही किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं, ठीक है भाई, जनन तो करेंगे ना, तभी तो वंश चलेगा ना, नहीं तो खत्म हो जाते फिर आज का। तो जब ये जनन करते हैं, अपने समान ही किसी दूसरी जीवों को उत्पन्न करते हैं, तो उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये मतलब ये इनकी जो सेल है यही दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होकर के एक नई ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। इस प्रकार से होता है कि इनके अंदर, यूनिसेल्युलर के अंदर। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर के अंदर काफ़ी सारी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं मल्टीसेल्युलर के अंदर। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो वही एल्गी, फंगी, प्लांट और एनिमल, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके मल्टीसेल्युलर हैं। आदमी इनमें कहाँ आता है, ह्यूमन आते हैं एनिमल के अंदर। ठीक है, आदमी भी एक प्रकार का एनिमल ही है, जानवर ही है। अंतर क्या है, वो सोशल एनिमल है। हमको रहने सहने का तरीका पता है, खाने पीने का तरीका पता है, बाकी हम भी आते हैं किसके अंदर, एनिमल के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे आ जाइए। दूसरा है आपका, तो पहली विशेषता हमने पढ़ ली भाई कि जिसके अंदर भी जीवन होगा उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, उसके बारे में हमने सारी डिटेलिंग आपको समझा दी।
पहले पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म अवश्य प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म अवश्य प्रेजेंट होगा। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का परमेएबल सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, परमेएबल सेमी लिक्विड मतलब पारदर्शी सेमी लिक्विड होता है, जिसके अंदर मतलब ना तो पूरी तरह लिक्विड है ना तो पूरी तरह सॉलिड है। कुछ पार्ट सॉलिड का है, कुछ पार्ट लिक्विड का है। जो पार्ट इसमें लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है, देख सकते हो आप इसमें, जो इसमें लिक्विड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो लिक्विड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म, और जो सॉलिड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनल्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स। ये जो आपका सॉलिड वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन क्या? ऑर्गेनल्स। क्लियर? अच्छा, अब ये जो पूरा आपका जीव द्रव्य है ये एक परमिएबल, ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर फिल होता है। ठीक है, एक परमिएबल कोशिका झिल्ली होती है, एक पारदर्शी कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर ये पूरा जीव द्रव्य भरा होता है। ठीक है दोस्त, उसके अंदर सारा जीव द्रव्य आपका भरा होता है। तो उसी के अंदर की बात करें अपन, साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म कहलाता है, जो आपका सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ओके, इसी के विषय में जीव द्रव्य के बारे में एक साइंटिस्ट निकल के आती हैं, एक मोहतरमा निकल के आती हैं, नाम था जूलियस हेक्सेली। क्या नाम था? जूलियस हेक्सेली। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इट इज़ अ फिजिकल बेसिक लाइफ। इन्होंने कहा, किसके बारे में कहा? जीव द्रव्य के बारे में कहा, प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा कि यह जीवन का भौतिक आधार है। ये जीवन का भौतिक आधार है। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था जूलियस हेक्सेली ने। आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसके जनक कौन है? इसके जो जनक हैं, इसके जो फादर हैं वो हैं दुजारदिन। ठीक है, एक साइंटिस्ट निकल के आते हैं, नाम था दुजारदिन। ठीक है, दुजारदिन। नाम किसने दिया? ये जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने। क्या नाम था भाई? पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने। तो देखो इसमें 3 साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं। पहला था जूलियस हेक्सेली। जूलियस हेक्सेली ने क्या बोला कि इट इज ए फिजिकल बेसिक लाइफ। दूसरा था आपका दुजारदिन जो इनके जनक है, और तीसरे जो इनका नामकरण किया वो कौन थे? पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने। तो ऐसे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपकी थर्ड विशेषता है, थर्ड आपका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है बायोडाइवर्सिटी। देखो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर विविधता पाई जाएगी, जैव विविधता पाई जाएगी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पाई ही जाएगी। विविधता का मतलब है कि कुछ ना कुछ दो ऑर्गेनिज्म के अंदर विविधताएं होंगी, डिफरेंसेस होंगे, है ना। किस बेसिस पर, कौन सी बेसिस पे हो सकते हैं? तो पहला शेप के बेसिस पे हो सकते हैं, साइज के बेसिस पे हो सकते हैं, या कलर के बेसिस पे हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के आधार पर बेसिस पर जो है आपके डाइवर्सिटी पाई ही जाएगी। ठीक है, तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं जैसे कलर के आधार पर बात करें तो देखो, आदमी का जो कुछ लोग देखते हैं काले हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, है ना। तो ये पूरा चीज़ डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक पिगमेंट के ऊपर, जिसका नाम है मेलानिन। क्या है? मेलानिन। ठीक है, ये जो मेलानिन है यही बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, उसी के कारण आपकी बॉडी का कलर होता है। आपने देखा होगा ब्रिटेन के लोग, जो लोग बहुत वाइट होते हैं, बहुत गोरे होते हैं, उनके अंदर मेलानिन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए इतने गोरे होते हैं। वेस्ट इंडीज वाले लोग देखते बहुत काले होते हैं, उनके अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, बाकी और कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, तो आगे आते। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म। आपने कई बार सुना होगा ना कहते हुए मेरा मेटाबॉलिज्म ख़राब है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये उपापचय। देखो, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी जीवित बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं जो किस फॉर्म पे होती हैं? जो केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में होती हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है, कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन। और ये बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? देखो, एनाबॉलिज्म समझने से पहले थोड़ा सा कैटाबॉलिज्म समझते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? देखो, तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपचय। ओके, क्या होता है? जैसे मान लो आपने खाना खाया, क्लियर, आपने खाना खाया या आपकी बाबू ने खाना खाया। ठीक है, इसके बाद जब वो खाना आपके पेट में जाता है तो उस खाने से आपको एनर्जी मिलती है।
लेकिन बॉडी को क्या डायरेक्टली खाना चाहिए? नहीं, बॉडी को चाहिए आपकी एनर्जी, और वो एनर्जी किसके अंदर कंटेन है? वो एनर्जी आपके खाने के अंदर है। तो उस खाने से आपको एनर्जी को सेपरेट करना पड़ेगा, तो उस खाने को तोड़ना पड़ेगा। पहले आपने खाना खाया, वो अभी जटिल फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म पे है, ठीक है, तो उसको जो आपकी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट है, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उस खाने को जटिल से सरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब उस खाने से ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो भी है उसको अलग करेंगे, ठीक है। और जो वेस्ट होगा, जो आपका गैसियस वेस्ट होगा, जो आपका यूरियल वेस्ट होगा, उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जो काम करते हैं, यहाँ से आपको क्या मिलता है, मतलब खाने को जटिल से सरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, खाने को, और उस खाने में जो आपका पोषण था, जो आपका न्यूट्रिशन, उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है जटिल से सरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, इसी को बोलते हैं अपन कैटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं भाई? कैटाबोलिज्म। आगे बात समझ में? पॉइंट क्लियर? ठीक है, क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। अच्छा, अब बॉडी को क्या डायरेक्टली ग्लूकोज चाहिए? नहीं, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना भाई। आपको अगर इंजेक्शन से एनर्जी देते रहे ना, तो आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी को सिंपल सा मतलब भैया कि एनर्जी दे दो, ठीक है। तो एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो एक बार फिर से जितने भी ये ग्लूकोज हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मिनरल्स आपको जो मिला है उन खानों से, ये एक बार फिर सिंथेसिस होते हैं, ठीक है। सिंथेसिस होते हैं किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा, बॉडी एनर्जी किस फॉर्म पे लेती है? बॉडी एनर्जी किस फॉर्म पे लेती है? बॉडी एनर्जी लेती है एटीपी के फॉर्म पे, एटीपी के फॉर्म पे, ठीक है। एटीपी की एनर्जी चाहिए बॉडी को। और ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे बताएंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा। तो ये जो आपके ग्लूकोज हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, ये एक बार फिर सिंथेसिस होंगे और क्या बनाएंगे आपके? ये पूरे कन्वर्ट होकर के एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। तो ये अभी सरल फॉर्म में फिर एक बार जटिल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, जटिल बोले तो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन एनाबोलिज्म। पहला था जटिल में खाना खाया, उससे टूटा क्या आपका सरल में क्या बना आपका? वहाँ से बना आपका ग्लूकोज वगैरह सारे अलग हो गए। तो ये कौन सी प्रोसेस थी? ये थी आपकी कौन सी? कैटाबोलिज्म। इसके बाद जो वहाँ से ग्लूकोज मिला, जो वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, ये एक बार फिर से सिंथेसिस होकर किस में बनाएंगे? ये आपके बनाएंगे एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। तो फिर से एक बार जटिल सरल से जटिल की प्रोसेस हो रही है, इसी को बोलते हैं अपन एनाबोलिज्म, ठीक है। ये कैटाबोलिज्म और ये एनाबोलिज्म बॉडी में साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। ये जो कैटाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म है, ये बॉडी में साथ साथ चलती रहती है। तो इन दोनों प्रोसेस को अपन मिला करके बोलते हैं मेटाबोलिज्म, ठीक है, मेटाबोलिज्म। और अगर बॉडी का यही खराब, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जटिल से सरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब आपकी बॉडी का खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आप बोल देते हो ना मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक जीवित बॉडी के अंदर ही होती है, ठीक है। किसी ऐसे बॉडी के अंदर नहीं होगी जिसके अंदर जीवन नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि जो बॉडी जिंदा है उसी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद फिर अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, अगला पॉइंट है आपका रेस्पायरेशन। ओके, देखो अगला पॉइंट है आपका रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है भाई? एक प्रकार का ये जो रेस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन, सांस लेना, ठीक है। अब देखो आप लोग सांस क्यों लेते हैं, पहली चीज़ समझिएगा। आप लोग सांस लेते ही क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्यों ले जाते हो? क्योंकि ऑक्सीजन, आपने कई बार सुना है ना कि यार किसी चीज़ को जलने के लिए, जलने बोले तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे जलना मतलब ऑक्सीडेशन। तो किसी चीज़ के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो जो हमारी बॉडी के अंदर खाना है, जब वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होता है ड्यू टू एंजाइम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक मतलब वही मैंने बोला ना, खाने को जटिल से सरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कब करेंगे? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपका खाना है, जो आपने खाया है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। और उससे जो आपके पोषण है वो अलग हो जाते हैं, और उससे आपको जो है तो न्यूट्रिशन मिल जाता है, बेसिकली वहाँ से पोषण अलग हो जाता है। क्लियर? तो इसी प्रकार का यही आपका क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक प्रकार का क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी जो जटिल फॉर्म में खाना आपने खाया है वो सरल फॉर्म पे कन्वर्ट होगा, ठीक है, फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो खाने जो सांस लेने का मेन मोटिव है ना आपके, जो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो और CO2 बाहर निकालते हैं, ये केवल आपके मतलब ऐसे फालतू का नहीं ले रहे हो आप, है ना। उससे आपका खाना ऑक्सीडाइज होता है ना, डाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद देखिए जैसा क्या वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उस सिंपल फॉर्म में जो चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, न्यूट्रिशन था, मिनरल्स था, विटामिन थे, इससे भी ये फिर से एक बार एनाबोलिज्म होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एनर्जी में। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी?
रेस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन भी एक जीवित बॉडी के अंदर, एक लिविंग बॉडी के अंदर ही होगी। ठीक है, एक लिविंग बॉडी के अंदर ही होगी। इसका जो फुल फॉर्म होता है एटीपी का, मैंने बोला कि बॉडी की एनर्जी एटीपी फॉर्म में चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन, छठवां पॉइंट है आपका न्यूट्रिशन। एक लिविंग बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन आवश्यक होगा। अगर वो जिंदा है तो उसको पोषण की आवश्यकता होगी ही। ठीक है, बिना खाए आदमी तपस्या पहले कर लेता था, आज की डेट में नहीं कर सकता। ठीक है, एक ही 2 दिन तक आदमी व्रत रह सकता है, नहीं रह सकता। अब बाकी सारे अन्ना हजारे थोड़ी खाए, तो मतलब बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए कि चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, पहला चीज़ क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि उनको अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना खाना खुद से बना करके खा पी सकते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी में ही उनके अंदर एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है, उनकी बॉडी में ही एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं अपन क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण वो लोग सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सनलाइट, हवा, पानी, नमी, यहाँ से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉप्स। और ये मेनली होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, ठीक है, और यूग्लिना। ऐसे जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। देखिएगा, हिंदी में इसको स्वपोषण बोलते हैं। ठीक है, स्वपोषी ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है आपका नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और जीव पर या किसी दूसरी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। जैसे आदमी ह्यूमंस है, अपने भोजन के लिए हम लोग दूसरे पर निर्भर होते हैं, हम लोग क्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। अब क्रॉप्स भी तो एक प्रकार की और लिविंग थिंग्स ही है ना, क्योंकि उसके अंदर भी देख रहे हो ग्रोथ होती है। तो हम लोग किसी दूसरे चीज़ पर डिपेंड करते हैं। ओके, और तो इसके अंदर जो आपके ग्रुप में आते हैं, जैसे एनिमल हो गया, आपका फंगी हो गया, पैरासाइट्स हो गए। ठीक है, पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी जो पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंडेंट हो। जैसे आपने कैस्क्यूटा का नाम सुन रखा होगा, कैस्क्यूटा अमरबेल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वो पेड़ों पर डिपेंड होता है। ठीक है, उसकी जड़ जमीन पर नहीं होती, वो पेड़ों के अंदर अपनी जड़ मतलब धंसा देता है, फिर वहीं से अपना न्यूट्रिशन खींचता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरासाइट। क्लियर, तो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के आपके होते हैं। दुनिया में जितने 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सूक्ष्म जीव हैं, ये सारे पैरासाइट ही हैं, मतलब दूसरे पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हो गया आपकी कौन सी विशेषता है, 6th नंबर की कैरेक्टरिस्टिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। 7th नंबर पे चलते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि यार आपने जो चीज़ खाया है उसको, अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो आप उसको अंदर कंटेन करके नहीं रख सकते हो, उसको आप एक्सक्रीशन करोगे, उसको बॉडी से बाहर आपको निकालना पड़ेगा। आपकी बॉडी सिर्फ एनर्जी ले सकती है, टोटल वेस्ट को कलेक्ट नहीं कर सकती। एनर्जी स्टोर की, बाकी टोटल वेस्ट बाहर। अब ये वेस्ट 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो गैसियस वेस्ट हो सकता है, दूसरा यूरियल वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो गैसियस वेस्ट के अंदर आप देखते हो CO2 वगैरह, और नाइट्रोजनियस वेस्ट के अंदर आता है नाइट्रोजन में से, जैसे तो ऐसे करके बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये भी एक प्रकार की कैटाबॉलिक प्रोसेस ही है जिसमें अपन खाना खाते हैं। मैंने बताया कि भाई वो जटिल सरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और जो वेस्ट हो बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, ओके, तो जो बॉडी से वेस्ट है वो बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन। देखो, अब आपने ये पोषण कर लिया, एक्सक्रीशन हो गया। अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो अपने समान एक नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करोगे ही, तभी तो ये पीढ़ी चलेगी ना। ठीक है, नहीं तो आज की पीढ़ी खत्म हो गई पृथ्वी में। तो अपने समान ही नए संतति को जन्म देंगे ही, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अपने समान ही दूसरे संतति को जन्म देना, तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब आप इसमें जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उनकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होकर के और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बेसिकली होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, बेसिकली ऐसा होता है यूनिसेलुलर के अंदर। दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर आपका एक फीमेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट होता है, दोनों इंटरकोर्स करते हैं, और इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसकी एक प्रोसेस होती है। इसके बाद फिर मतलब कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म को साथ आना होगा। ठीक है, आते हैं, इसके बाद ही जो है आपका अपने साथ मतलब एक पार्टनर की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक पार्टनर की आवश्यकता होती है जिससे फिर एक नया ऑर्गेनिज्म
बन सके, ठीक है। तो ये होती है असेक्सुअल, सॉरी ये होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन। तो मतलब अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। इसके बाद बात आती है सेंसिटिविटी की। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर संवेदनशीलता पाई जाएगी। तो संवेदनशीलता का मतलब है कि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अनुसार रिएक्ट करेगा, मतलब उसको अगर ठंडी का है तो ठंड लगेगी, गर्मी है तो गर्म लगेगी, मतलब एक एटमॉस्फेयर का उस पर इफेक्ट होगा। अगर नहीं तो फिर तो मारा है ना, क्या मतलब का, मतलब कहते हैं ना, जिन पर परिस्थितियों का प्रभाव न पड़े वो तो फिर मुर्दा ही सही, जिंदा क्या है ना, डायलॉग है ना, फिल्मी। तो मतलब परिस्थितियों का प्रभाव उस पर पड़ेगा, ठीक है। गर्मी है तो गर्मी लगेगी, ठंडी है तो ठंडी लगेगी, तभी वो जिंदा है, ठीक है। ओके, अगले पे चलते हैं एडॉप्टेशन पे, ठीक है। एडॉप्टेशन मतलब वो हर परिस्थिति में ढल जाएगा, हर परिस्थिति ढल जाएगा। मतलब अभी आप नॉर्मल मध्य प्रदेश में रह रहे हो, कल को जम्मू कश्मीर चले जाओगे तो 2-3-4 दिन में आपकी बॉडी वहाँ के लायक अपने आप को ढाल लेगी, एडॉप्ट कर लेगी। तो ये बॉडी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एडॉप्टेशन की खूबी भगवान ने दे करके भेजी हुई है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की खूबी होती है एडॉप्टेशन की। फिर अगला है आपका सेल लाइफ साइकिल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी सेल लाइफ साइकिल, देखो ह्यूमन का जो सेल लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है जाइगोट से। कहाँ से? जाइगोट से। देखो क्या होता है, जब भी एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आते हैं, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, आते हैं साथ में इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे जब दोनों फर्टिलाइज करते हैं, मतलब एक फीमेल से निकले वाले ओवम और मेल से निकले वाले स्पर्म जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो जो वहाँ पे मतलब फर्स्ट थिंग बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन जाइगोट। क्या बोलते हैं भाई? जाइगोट बोलते हैं, समझिएगा। ये जाइगोट कुछ दिनों के बाद, जाइगोट कुछ समय के बाद इम्ब्रियो कंडीशन में आता है, ठीक है, इम्ब्रियोनिक कंडीशन में। इसको अपरिपक्व अवस्था या इमेच्योर कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, इमेच्योर कंडीशन बोलते हैं, कुछ वीक, 1 या 2 वीक के बाद, ठीक है। इसके बाद उसके इम्ब्रियो के 8 वीक के बाद, ठीक, इम्ब्रियो के 8 वीक के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं अपन फेटस। ये इसकी ये इम्ब्रियो की, ऐसा बोल सकते हैं, ये इम्ब्रियो की एक मिच्योर अवस्था होती है, ठीक है, मिच्योर अवस्था होती है, ठीक है, परिपक्व भ्रूण बोलते हैं इसको, क्लियर। इसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका एक न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर 9 मंथ, देन इसके बाद आपकी आती है पॉवर्टी, किशोरावस्था, फिर आपकी आती है क्या? एडल्ट्री, ठीक है। तो ऐसे करके आप, ये पूरा ह्यूमन का सेल लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है, ऐसे करके आपको चलता है। आपने एक जो भ्रूण हत्या का नाम सुन रखा होगा, ठीक है, तो ये जो बेसिकली होती है, ये इस फेटस के कंडीशन पे होती है, ठीक है, फेटस के कंडीशन पर, या कि इससे पहले वाले इम्ब्रियो की कंडीशन, इसी दो के बीच में ये कंडीशन, ये जो है मतलब बच्चे को जो पेट में मार दिया जाता है, इन्हीं 2 कंडीशन के अंदर, एम्ब्रियो या फेटस के अंदर, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप। ओके, आगे चलते हैं। तो हाँ, तो बस ओके, ठीक है, एडल्ट आगे, इसके बाद फिर डेथ। ओके दोस्तों, तो लेक्चर यहीं तक था आपका, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यहीं पर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है आपका टैक्सोनॉमी, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है, आपको जैसा भी लगा है ना, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और आप डेली चैनल से जुड़ जाइए, आपको डेली पर डे एक लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, आज ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद टैक्सोनॉमी करेंगे। टैक्सोनॉमी कंप्लीट होने के बाद टैक्सोनॉमी के और फर्स्ट टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वेरियस एग्जाम्स में, उसको करवाऊंगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंट फील हो सके, ठीक है दोस्तों। मैं और इसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ इस सीरीज़ में, आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। और हाँ, एक चीज़ चाहिए दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दिल से शेयर कीजिएगा। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।